सरला अपनी दोनों बहुओं के रोज के झगड़ों से काफी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि सरला की दोनों बहुएं रोज काम को लेकर झगड़ा करती और दोनों खासकर किचन के कामों को लेकर जरूर झगड़ती। एक रोज सरला अपनी बहू से चाय मांगती है, तो रीना ये सुनकर पेट पर हाथ रखकर अपनी सास सरला से कहती है, माँ जी, अगर मैं चाय बनाने गई ना तो मेरा तो हाल बुरा ही हो जाएगा, मुझे नहीं जाना। राम राम राम, इन औरतों ने तो लाज शर्म बेच खाई है। माँ जी, मुझे भी अभी खाना बनाना है, आप रीना को क्यों नहीं कहते? तुम दोनों को तो मैंने चाय बनाने के लिए बेकार में ही कह दिया, मैं खुद ही बना लेती हूँ। अब सरला खुद से किचन में चाय बनाने जाती है, तो वो चाय का पानी चढ़ाने के बाद जब चाय की पत्ती ढूंढती है तो चाय पत्ती उसे कहीं नहीं मिलती। अब सरला गैस बंद करके किचन से बाहर निकल ही रही होती है, तभी सरला की पड़ोसन विमला का आना होता है और विमला आते ही सरला से कहती है, और बता सरला, किचन में क्या कर रही है? दो दो बहुओं के होते हुए भी। चाय बनाने गई थी, लेकिन चाय की पत्ती ही नहीं है। दोनों ने अपने अपने अलमारी में छुपा रखी होगी। मैं तो इन दोनों के रोज रोज झमेलों से तंग आ चुकी हूँ सच में। क्या बात कर रही है तू सरला? चल मेरे घर, तुझे अदरक वाली चाय पिलाती हूँ। अब सरला भी विमला के घर अदरक वाली चाय पीने चल पड़ती है। अब जब देर शाम सरला अपने घर आती है तो सरला अपनी बहू रीना से कहती है, बहू, खाना क्या बना रही है रात का? मेरे लिए कुछ हल्का बना देना। माँ जी, खाना तो दीदी ने बना लिया है और आपके लिए तो उन्होंने कुछ बनाया भी नहीं। क्यों नहीं बनाया? मैं कौन सा मायके गई थी अपने? अरे माँ जी, वो दीदी ने मुझे कहा कि आज माँ जी विमला आंटी के घर चाय पीने गई हैं, तो खाना भी वहीं खाए, यहाँ खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बहू, मैं अब सुबह ही फैसला करती हूँ तुम दोनों का। मेरे ही घर में मुझे ही खाना ना देने वाली वो होती कौन है? अब सुबह जब कंचन उठती है तो देखती है कि किचन दो भागों में बटा हुआ है। ये देखकर वो हॉल में बैठी अपनी सास से कंचन कहती है, माँ जी, किचन की ऐसी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है किचन को बांट दिया गया है, और तो और किचन का आधा सामान भी नहीं है। बहू तू देख ले, किचन में जो भी है वो अब से तेरा है, और स्टोर रूम में जो भी सामान रखा है किचन का वो रीना का है। माँ जी, आप कहना क्या चाहती हैं कि आपने किचन का बंटवारा कर दिया? कहना नहीं चाहती, वो आपको समझा रही है और आप हैं कि समझने को तैयार ही नहीं है। लेकिन क्यों माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? अभी तो उनकी सैलरी भी काफी समय से नहीं आई है। वो तू देख ले बहू, क्योंकि तुम दोनों का रोज रोज लड़ना झगड़ना और मुझे खाना ना देना, तुम दोनों की सारी परेशानियां हो गई दूर। अब कंचन रसोई में आती है तो वो देखती है कि डब्बे में आटा खत्म हो चुका है, चाय के लिए चीनी नहीं है, और वहीं पीने के लिए ठंडा पानी कैसे होगा? फ्रिज भी उसकी देवरानी रीना के हिस्से में था। अब ये देखकर कंचन अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और इधर रीना खाना बनाते हुए स्टोर रूम में अपनी माँ को फोन पर बताते हुए कहती है, माँ कैसी हो आप? माँ जी ने आज मेरी और दीदी की रसोई अलग कर दी और माँ जी भी मेरे साथ ही हैं। अब क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं ना कि माँ भगवान का रूप होती है, तो माँ जी को अपने साथ रख ही लिया मैंने। अब कुछ ही समय बाद कंचन का पति अमन किचन में आकर कंचन से कहता है, अरे जल्दी से खाना पैक कर दो। कितनी बार कहा है तुमसे कि समय पर काम कर लिया करो। मेरी चाय कहाँ है? और जी, आटा नहीं है और चाय बनाने के लिए चीनी भी नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है? आज से पहले तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और मैंने तो अभी देखा है माँ को चाय पीते हुए। उन्हें कहाँ से मिली चाय? वो जी, माँ जी ने रसोई अलग कर दी है मेरी और रीना की। जरूर तुमने ही माँ को परेशान किया होगा। अब भुगतो। अच्छा, एक ठंडी बोतल पानी की ही दे दो मुझे एटलीस्ट। जी, फ्रिज भी उनके हिस्से में आया है, अब हमें ठंडा पानी भी नसीब नहीं होगा। अब अमन भी गुस्से में ऑफिस चला जाता है और इधर रीना खाना बनाते हुए अपनी जेठानी को सुनाते हुए खुद से कहती है, क्या बात है, आज तो पनीर और पूरी बहुत ही टेस्टी बने हैं। लग तो ऐसा रहा है बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खाने को मिला है। अब सरला और रीना तो खाना खा लेते हैं, लेकिन कंचन तो कुछ बनाती ही नहीं और उसे दोपहर के समय भूख लग रही होती है। अब जब वो किचन में ठंडा पानी लाने जाती है तो उसे याद आता है कि फ्रिज रीना के हिस्से में है। अब कंचन रीना के कमरे में जाती है और रीना से कहती है, रीना,
एक बोतल पानी मिलेगा? मुझे बहुत प्यास लगी है और गर्म पानी पिया नहीं जा रहा। दीदी जी, आप गलत समय पर आई हो। वो क्या है ना, अभी अभी मैंने आखिरी बोतल पानी की पी ली, अब भर के रखूंगी। अब देर शाम अमन घर आता है तो वो अपनी माँ से बात करता है और उसके बाद अपने कमरे में जाता है और अपनी पत्नी कंचन से कहता है, अच्छा, मेरे लिए सुबह खाना मत बनाना, मैं माँ के इधर खा लूंगा। और वैसे भी अभी मैंने वो क्या बोलते बिरयानी खाई है। जी, क्या कहा आपने? खाना खाकर आए हैं तो आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है? अरे यार, तुम चुप रहो, मुझे आराम करने दो। तुमने जिस दिन माँ को खाना नहीं दिया था तब तुम्हारे अंदर ये विचार नहीं आया कि माँ कैसे भूखी सोई होगी? मैंने माँ जी का खाना इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि घर में चाय चीनी पत्ती होते हुए विमला आंटी के घर चाय पीने गई थी। अब कंचन को अपने किए का पछतावा तो होता है, लेकिन कंचन बिना कुछ खाए पिए सो जाती है। और अब अगली सुबह कंचन उठकर अपने लिए बिना चीनी वाली चाय बनाती है और वो देखती है कि उसका पति भी अपनी माँ और देवरानी के साथ खुश है। और ये देखकर कंचन को और भी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन कंचन कर भी क्या सकती थी। अब कंचन को दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन इस बार सरला रीना को भी खुद से अलग कर देती है और रीना अपनी सास को मनाने के लिए अपनी सास के पैरों में बैठी हुई अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझसे गलती हो गई। मैंने तो माँ को बस ये कहा था कि माँ जी को मैंने अपनी साइड उनकी पेंशन की वजह से किया है। मेरे मुंह से निकल गई। माँ जी, मुझे माफ कर दो। अरे पैर छोड़ मेरा, तुझे भी अब मैं खुद से अलग कर रही हूँ, तभी तो तुझे पता चलेगा कि आखिर कंचन को कैसे सबक मिल रहा है। अब सरला भी अपना सामान रीना से ले लेती है और रीना के पास नाम के 2-4 बर्तन और कुछ सामान रह जाता है। अब ये देखकर रीना अपनी जेठानी कंचन के पास जाती है और कंचन से रोते हुए कहती है, दीदी, मेरी एक गलती की वजह से माँ जी ने मुझे अपने हिस्से से निकाल फेंका है। अब आपका ही सहारा है। उनकी तो सैलरी भी इतनी नहीं है, कहाँ से घर चलाऊंगी दीदी मैं। अरे तू रो क्यों रही है? मैं तो कल से ही भूखी हूँ और अब तेरा पेट कैसे भरूं? दीदी चलो ना, माँ जी को मनाते हैं, वरना हम दोनों भूखे ही मर जाएंगे। वैसे तूने ऐसा किया क्या जो माँ जी ने तुझे निकाल फेंका? अरे दीदी, वो बड़ी लंबी कहानी है, कभी और बताऊंगी। अभी तो मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। चलकर माँ जी को मनाते हैं, वरना सच में भूखे मर जाएंगे। अब रीना और कंचन अपनी सास के पास जाते हैं और सरला अपनी दोनों बहुओं का सूखा हुआ चेहरा देखकर कहती है, अकल ठिकाने आ गई या अब भी अपनी सास का खाना बंद करना है? माँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। माँ जी ना, मैं तो आपके बारे में अब से कुछ कहूँगी ही नहीं किसी को। ठीक है, जाओ और जाकर किचन में खाना रखा है, खा लो दोनों। इस तरह अब सरला की दोनों बहुओं की रसोई का हुआ बंटवारा खत्म हो जाता है और सब वापस मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। सुमन की विदाई का समय था। तभी सुमन की माँ नीलम उसे समझाते हुए कहती है, देख बेटा, ये तो तेरा मायका है, तुझे जो भी करना होता है तो अपनी मर्जी से कर लेती है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होगा। वो तेरा ससुराल है, वहाँ तुझे बहुत ही सोच समझ कर रहना होगा, कोई गलती नहीं करनी। माँ, आपने तो कहा था ना कि ससुराल ही हमारा दूसरा घर होता है, तो अपने घर में सोच समझ कर कौन रहता है? माँ, आप मुझे डरा क्यों रही हो? क्या ससुराल मायके जैसा नहीं होता? बेटा, ससुराल और मायका एक जैसा ही होता है, वो तेरा ही घर है, लेकिन सास जो कहे तुरंत मानना पड़ेगा, पति का ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ की तरह नहीं कि बाहर आग भी लग जाए तो भी होश नहीं। वहाँ तू बहू है और घर की बहू पर सारी जिम्मेदारियाँ होती है, इसीलिए मेरा सर मत झुकने दियो। नीलम अपनी बेटी को काफी समझाती है और उसके बाद सुमन को विदा करके ससुराल भेज देती है। जैसा जैसा सुमन को उसकी माँ ने सिखाया था, सुमन वैसा ही करती, पूरा घर संभालने लग गई थी अच्छे से। एक बार सुमन के हाथों से कांच का गिलास गिरकर टूट जाता है और वहीं सामने सुमन की सास सुजाता खड़ी थी। माँ जी, माफ कर दो, सच में गलती से गिरा है, मैंने जानबूझकर ये गिलास नहीं तोड़ा है। सुजाता कुछ नहीं कहती है और सुमन फिर से घर का बाकी का काम करने लग जाती है। अगले दिन जब सुमन काम कर रही होती है, तभी वहाँ सुजाता आती है और बोलती है, बहू, कल की तरह अपना गुस्सा कांच के बर्तन पर मत निकाल लेना। बहुत महंगा सेट है जो तूने कल तोड़कर खराब कर दिया।
तेरे मायके से नहीं आया है ये सब? माँ जी, आप अब तक गुस्सा हो उस बात के लिए? सच में मैंने जानकर नहीं किया था कुछ भी। मैं बर्तन धो रही थी और तभी अचानक से हाथ से फिसल गया था। आप इस बात पे मेरी माँ को क्यों ला रही हो? बहू, मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ। मैं तो बस तुझे बोल रही हूँ कि जो तूने कल किया वो दोबारा मत कर देना, क्योंकि अब हम लोग तो तेरे मायके वालों की तरह है नहीं, जो तुझे जब जब गुस्सा आए तब हम तुझे कांच के बर्तन ला कर दे कि बेटी ले इन्हें तोड़कर तू अपना गुस्सा शांत कर ले। हम ऐसे नहीं है। माँ जी, मेरे मायके वाले भी ऐसे नहीं है। आप तो गलत ही सोच रही हो। बहू, सास का सोचना तो हर बहू को गलत ही लगता है। पता नहीं माँ ने भी कैसे संस्कार दिया है तुझे। अरे अपनी सास को पलटकर जवाब देती है। सच में ये उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन खैर छोड़ो अब। सुजाता सुमन को पहले ताने देती है और जब सुमन कुछ बोलने जा ही रही होती है तो मायके के संस्कार की बात बोलकर सुमन का मुंह भी बंद करवा देती है। सुजाता ऐसे ही करती थी। वो अब हमेशा अपनी बहू को ताने दिया करती थी, लेकिन सुमन कभी कभी अपनी सास को जवाब नहीं देती। ऐसे ही एक बार सुमन अपनी पड़ोसन रमा से बात कर रही होती है। तभी रमा बोलती है, और सुजाता बहू, सब ठीक है ना घर में? तेरी सास तुझे ताने तो नहीं देती है ना? नहीं नहीं आंटी जी, मेरी सास तो बहुत अच्छी है। वो भला क्यों मुझे ताने देंगी? वो तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल भी रखती है, मेरी जरूरतों के बारे में बहुत सोचती है। चलिए तो अच्छी बात है। शादी के बाद सास से बने तो जिंदगी अच्छी गुजरती है। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी सास वाकई बहुत अच्छी है, हमेशा मेरी बात सुनती है। वैसे सुजाता, ऐसी कोई औरत है ही नहीं कि वो बिना कुछ बोले रह जाए, लेकिन तू कह रही है तो शायद सच ही होगा। जहाँ तक हम जानते हैं, तेरी सास के ताने पूरा मोहल्ला सुन चुका है। मेरी सास के ताने तो सुमन बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ सुजाता आ जाती है और वो बोलती है, बहू, तुझे क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ या मेरा घर में रहना तुझे ज्यादा खल रहा है कि तू अब बाहर वालों के सामने मेरी बुराई कर रही है? ये सब करके तुझे अच्छा लगता है क्या? नहीं माँ जी, मैं आपकी बुराई नहीं कर रही हूँ। वो तो बस रमा आंटी से बातें हो रही हैं। बहू, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। मेरा बहुत तजुर्बा है और तू जो अपने घर की बातें ऐसे आस पड़ोस वालों से कर रही है ना, ये घर की बहू को शोभा नहीं देता। आई बात समझ में? अरे सुजाता, तू भी क्या अपनी बहू पर बेवजह गुस्सा हो रही है? तेरी बहू बोल तो रही है कि वो तेरी बुराई नहीं कर रही थी, तुझे फिर भी अपनी ही बहू की बात पर विश्वास नहीं है। लो भाई, कर लो बात। यहाँ विश्वास की बातें कौन कर रहा है? अरे रमा, तू तो खुद 100 घर खाकर बैठी है और तू विश्वास की बात कर रही है। तूने पहले भी आस पड़ोस वालों के घर तोड़े हैं। तुझसे तो बोलना ही बेकार है। नई बहू आई है घर में, प्यार से रखेगी तो तुझे माँ मानेगी, लेकिन ताने ही देती रहेगी तो सास भी मानना छोड़ देगी। आगे तो तू खुद ही बहुत समझदार है। रहने दे, अब हम जैसे समझदार लोग भी तुझसे सलाह लेने लग जाए। इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं हमारे। जाकर अपनी बहू के पल्लू में छुप ले, वही तो करना आता है तुझे। सुजाता बस अपनी बहू को ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी ताने दे देती थी। ये सब सुमन देख रही थी और अपनी सास के ताने देने वाली आदत से वो बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन वो अपनी माँ के सिखाए संस्कार की वजह से कुछ नहीं बोलती थी। कुछ दिनों बाद सुमन अपने पति अंकित के साथ बाहर जा रही होती है। तभी सुजाता उन दोनों को रोकते हुए कहती है, अरे तुम दोनों रात के समय कहाँ जा रहे हो? माँ जी, वो अंकित जी कह रहे थे ना कि आज हम दोनों कहीं बाहर डिनर पर जाएं। अच्छा, मेरा क्या होगा? मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा क्या कि ये बुढ़िया घर पर अकेली रहती है तो खाना क्या खाएगी, अकेले कैसे रहेगी? ये तो सोचा नहीं होगा ना तुम दोनों ने। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? हम कौन सा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं? हम तो बस कुछ ही देर के लिए बाहर डिनर करने के लिए जा रहे थे। अब हम दोनों पति पत्नी हैं, तो क्या हम कहीं बाहर नहीं जा सकते अब? लो, अब तक ये मेरा बेटा था, अब इसका पति बन गया। सही कहते हैं लोग, जोरू का गुलाम बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। ये तो बन ही गया जोरू का गुलाम। लेकिन बहू, तुझे अपनी सास का एक बार ख्याल भी नहीं आया
कि घर में मेरी एक बेचारी बूढ़ी सास भी है। माँ जी, मैंने आपके लिए सारा खाना बना दिया है, आप परेशान मत हो। आप आराम से यहाँ बैठकर खा सकती हो, और आपको किसी भी चीज की जरूरत लगे ना तो हमें फोन कर देना। अरे मेरे ही करम फूटे थे जो मुझे ऐसी बहू और बेटा मिला। अरे बहू, ये तो है ही बिना अकल के, लेकिन तुझे तो पूरी अकल है ना। तूने नहीं सोचा कि अपनी सास को भी बाहर खाने पर ले जाऊं? हाँ अंकी जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हम दोनों बाहर खाने चले जाएंगे तो माँ जी तो घर पर अकेले बोर हो जाएंगी ना, उन्हें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे यार सुमन, मेरे बेटे को अपने पल्लू से बांध लिया आखिरकार, तभी तो मेरा बेटा तुझे ही लेकर जा रहा है। बहू, तू तो सच में ही कमाल की निकली। इतना तो कोई भी नहीं कर सकता जितना तूने किया है। सुजाता फिर से अंकित और सुमन को ताने देने लग जाती है और उन दोनों को भी काफी बुरा लगता है, इसलिए फिर वो दोनों बाहर खाना खाने ही नहीं जाते हैं। सुजाता की भी हिम्मत काफी बढ़ जाती है क्योंकि उसकी बहू उसे कुछ नहीं बोल रही थी। ऐसे ही कई दिनों बाद सुजाता जब बाहर जा रही होती है तो वहाँ सुमन आती है और बोलती है, अरे माँ जी, आप बाहर कहाँ जा रही हैं? घर में मैं अकेली हूँ। आपने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं घर में और अकेले कैसे रह सकती हूँ? बहू, तू पागल हो गई है क्या? कुछ भी बकवास करे जा रही है। अरे मैं मोहल्ले में ही तो जा रही हूँ और तू है कि कुछ भी बोले जा रही है। दिमाग अपनी जगह पर है या कहीं हिल गया है तेरा? माँ जी, दिमाग मेरा नहीं हिला, लेकिन शायद आपका जरूर हिल गया है, तभी तो आप वो चीजें खुद कर रही हो जिसके लिए आपने मुझे मना किया था। अरे माँ जी, आप क्या आस पड़ोस वालों के पल्लू से बंध गई हो जो आपको अपनी ही बहू में कमियां नजर आ रही हैं? मेरे बारे में भी तो सोचो थोड़ा। बहू, कोई बात नहीं माँ जी, आप सफाई मत दो। मुझे समझ आ गया है कि किसी इंसान की वैल्यू बस एक समय तक ही होती है। सुमन के ताने ने सुजाता का मुंह बंद कर दिया था। अब उसके बाद कभी भी सुजाता सुमन को ताने नहीं देती। शोभना अपने परिवार के साथ रहा करती थी। शोभना का एक 15 साल का बेटा और 18 साल की बेटी थी। गांव में शुरू से ही पली बड़ी शोभना की शादी शहर में हुई थी। अब ऐसे ही शोभना का अपने घर गांव बहुत ही कमाना होता। बच्चे भी बड़े हो चुके थे। उनकी पढ़ाई लिखाई में शोभना काफी व्यस्त हो जाती है। एक रोज शोभना अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है। माँ, इस बार अगर गर्मी की छुट्टियाँ पड़ेंगी ना तो मैं जरूर बच्चों के साथ आपसे मिलने आऊंगी। बहुत समय हो गया आपसे मिले हुए। हाँ, पूरे 5 साल हो गए हैं ये सुनते सुनते कि इस बार गर्मियों की छुट्टी पड़ेगी तो बच्चों के साथ आपसे मिलने आऊंगी। इस बार भी मैं इंतजार करूंगी। माँ, आप तो जानती है ना घर में कितना काम होता है। अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उनको स्कूल की छुट्टी मिलती नहीं है और आपके दामाद को तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। माँ, आपको जाना है तो आप जाओ, नानी से मिलने हमें गांव नहीं जाना। हाँ माँ, 10 दिनों की तो गर्मियों की छुट्टी मिलती है, उसमें भी हम गंदी जगह जाए? हम नहीं जाएंगे, मुझे तो बिल्कुल गांव पसंद नहीं। तुम दोनों चुप करो, बहुत बदतमीज होते जा रहे हो। कोई बात नहीं, बच्चे ही तो है, उन्हें गांव पसंद नहीं तो तू अकेली आ जाइयो। शोभना अपनी माँ से कई सालों से गांव मिलने नहीं गई थी क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई और पति के काम से छुट्टी ना मिलने की वजह से शोभना को समय नहीं मिल पा रहा था कि वो कुछ समय के लिए गांव जाकर अपनी माँ से मिलाए। ऐसे ही समय गुजर रहा था और जल्दी ही गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ जाती हैं। तभी शोभना अपने पति रोशन से कहती है, जी वो मैं आपसे ये कहने वाली थी कि अब तो बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ चुकी हैं, तो क्या हम एक बार गांव होकर आते हैं? माँ का बहुत मिलने का मन है हमसे। अगर ऐसी बात है तो तुम और बच्चे चले जाओ, मुझे तो काम से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं। और छुट्टी तो बच्चों की हुई है, मेरी थोड़ी ना। पापा, मुझे गांव नहीं जाना, मुझे गांव जाना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। वहाँ के लोग बहुत गंदे होते हैं और वहाँ की चीजें भी बहुत गंदी होती है, खाना भी बहुत गंदी तरीके से बनाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे नहीं जाना गाँव। माँ, आपको जाना है तो आप जाओ। जब दो बड़े बात कर रहे हो ना तो बीच में बोलना जरूरी है क्या? और मैंने तुम दोनों से तुम्हारी राय नहीं पूछी कि तुम्हें गांव चलना है या नहीं चलना है। माँ, आप कुछ भी करो, लेकिन मैं गांव नहीं जाने वाला तो नहीं जाने वाला। हाँ हाँ माँ, केशव बिल्कुल सही कह रहा है, मैं भी नहीं जाने वाली। आप अपना देख लो। इतना कहने के बाद केशव और ममता दोनों ही अपना खाना उठाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर रोशन शोभना पर गुस्सा करते हुए कहता है, देखो,
आजकल के बच्चे देखो, संस्कार नाम की तो इनके अंदर कोई चीज ही नहीं है। इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, देखा है तुमने? जब भी मैं डांटती हूँ तो तुम मुझे से डांटने नहीं देते हो। बच्चा है, देख लो बच्चे होने का नतीजा कैसे जुबान लड़ा रहे हैं। अब अगले ही दिन कलावती फिर से अपनी बेटी शोभना को फोन करती है और शोभना भी बड़ी ही उदास होकर अपनी माँ को फिर से यही कहती है कि इस बार भी उसे समय नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, बच्चे अगर मुझसे मिलने नहीं आना चाहते तो तू अकेली चली आना। पता नहीं माँ बच्चे ऐसे क्यों होते जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जल्दी मिलने आऊंगी। इतना कहकर शोभना फोन रख देती है। अब इधर कलावती अपनी बेटी शोभना से मिलने का मन बना लेती है और अपने बेटे को कहकर 4-5 दिनों के अंदर ही शोभना के घर बिना बताए आ जाती है। अब जैसे ही कलावती शोभना के घर आकर गेट खटखटाती है, वैसे ही दरवाजा केशव खोलता है। जी आप कौन है? आपको किससे मिलना है? 1 मिनट माँ, बाहर आके देखो, कोई पैसा मांगने वाली आंटी आई है। अरे बेटा, नहीं नहीं, मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो अब जैसे ही ममता गेट लगा देती है, वैसे ही कलावती को बहुत दुख होता है कि उसके नाती और नातिन उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। अब शोभना तुरंत ही गेट खोल देती है और वो अपने सामने अपनी माँ को देखकर भावुक हो जाती है और गले लगाकर कहती है, माँ आप यहाँ और कैसे? मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि आप यहाँ आ गई मुझसे मिलने, अपनी बेटी से मिलने। तुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। और मेरे बच्चे कहाँ हैं? उनसे भी मिलवा दे मुझे। माँ कहीं ये लोग आपको ही तो मांगने वाली नहीं कह रहे थे? नहीं नहीं, सच में कोई मांगने वाली आई थी, वो तो चली गई। मैंने उसे पैसे पकड़ा दिए थे। कितने बड़े हो गए हैं मेरे बच्चे, और ममता तो बिल्कुल तुझ पर गई है। केशव और ममता अपनी नानी कलावती को नमस्ते तक नहीं करते और उन्हें देखकर दूर दूर भागते हैं, क्योंकि कलावती गांव से थी और कलावती के कपड़े भी थोड़े मैले कुचले से थे। शोभना अपने बच्चों के व्यवहार से बहुत दुखी होती है, लेकिन अपनी माँ के आने की खुशी शोभना अपनी माँ का आव भगत करती है। तेरा घर तो बड़ा ही सुंदर है। अब ना जाने अगली बार कब मिलना हो। 1-2 महीने रुक कर जाना माँ, मुझे अच्छा लगेगा। सोच तो रही हूँ कि थोड़े समय तक रुक जाऊं, लेकिन घर का भी काम देखना है। तुझे तो पता है आजकल के बच्चे कहाँ कुछ सुनते हैं। शोभना अपनी माँ के साथ खुश होती है, लेकिन केशव और ममता अपनी नानी के पास बैठते तक नहीं थे और ना ही उनसे सीधे मुंह बात करते। एक रोज शोभना की सुबह सुबह तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण शोभना बच्चों के लिए दाल चावल बना देती है। केशव और ममता दाल चावल खाना पसंद नहीं करते और इधर उधर किचन में खाना ढूंढ रहे होते हैं। आज शोभना की तो तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए उसने चावल दाल बना दिए हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी बना दूं क्या बच्चों? आप तो रहने दीजिए नानी, आप गांव वाले लोगों को गोबर पाथने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। हाँ सच में, उसमें से ना बहुत स्मेल आती है। आप कैसे कर लेती हो नानी? कलावती को बच्चों की बातें बहुत बुरी लगती हैं, क्योंकि उसे पता था शहर में रहने वाले बच्चे कुछ भी बोलते हैं। बड़ों की इज्जत तो उन्हें करनी ही नहीं आती। इसलिए अब कलावती गांव से लाया हुआ अपने हाथों का बना हुआ आम का अचार निकालकर किचन में रख देती है, जिसकी खुशबू से बच्चे किचन में दाल चावल निकालकर उस अचार के साथ खाते हैं। क्या बात है, आज तुम दोनों दाल चावल के लिए झगड़ा कर रहे हो? अरे नहीं नहीं माँ, हम दाल चावल के लिए झगड़ा नहीं कर रहे, बल्कि ये आम का अचार जो किचन में रखा हुआ है ना, उसके लिए झगड़ा कर रहे हैं हम। कौन से आम के अचार की बात कर रहे हो? मैंने तो कोई अचार किचन में नहीं रखा। मैं तो सोच रही थी तुम लोगों ने दाल चावल खाया भी होगा, या तो आज बर्बाद होने वाला है। तो फिर ये अचार आपने नहीं रखा तो ये यहाँ आया कैसे? कहीं यहाँ नानी ने तो नहीं रखा? अब केशव और ममता को पता चलता है कि जिस अचार के लिए वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं, वो नानी के हाथों का बनाया हुआ अचार है, जो उन्हें बहुत पसंद आता है। अब ममता अपनी नानी को बड़े ही प्यार से कहती है, नानी मैं तो कहती हूँ आप 2-3 महीने यहीं रुक जाओ और आम का अचार बनाकर जाना। मुझे तो आपके हाथों का आम का अचार बहुत पसंद आया। माँ के हाथों का खाना खाकर वाकई तुम दोनों की अकल ठिकाने आ गई।
हाँ हाँ नानी, प्लीज प्लीज आप ना आम का अचार बनाकर ही जाना, वरना वरना हम आपको जाने ही नहीं देंगे। अच्छा, नानी के हाथ के आम का अचार क्या खाया तुम लोगों ने, तो मेरे ही गुण गाने शुरू कर दिए। देखा नानी के हाथ का जादू। ये तो मानना पड़ेगा नानी, वाकई आपके हाथों में जादू है। जो दाल चावल हम सालों से हाथ भी नहीं लगाते थे, आज उसे मजबूरन हमें खाना पड़ा, और खाने के बाद तो ऐसा लग रहा है बस वही खाते रहे, लेकिन आपके आम के अचार के साथ। तो नानी आप कब बना रहे हो आम का अचार? और हाँ, थोड़ा ज्यादा बनाना, मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद आया था स्कूल में। अब केशव और ममता की नानी कलावती अपने गांव जाने से पहले अपने बच्चों के लिए आम का अचार बनाकर रख जाती है, जिसे खाकर हर कोई यही कहता, वाकई नानी के हाथों का आम का अचार खाकर तो मजा ही आ गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।